ये कहानी हमारे उन महावीरों को समर्पित है जिन्होंने ऑपरेशन विजय के दौरान देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। समग्र रक्त ताप से तपा हुआ फौलाद हूँ, मृत्यु से निर्भय निडर, हाँ मैं अपवाद हूँ। मैं चीरता हूँ अग्नि की बनी हुई दीवार को, शत्रु भय का भेद हूँ, शौर्य का प्रवाद हूँ। ये कहानी है मेरी उस जांबाज पलटन की जिसने भारतीय सैन्य इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। ये कहानी है उस दिलेर पलटन की जिसने देश को अपना पहला विक्टोरिया क्रॉस दिया। ऐसी जंगी पलटन ने न केवल प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी शूरवीरता का परिचय दिया, बल्कि भारत की आजादी के बाद भी सभी युद्ध अभियानों में भाग लिया और सदैव विजयी रही। इस जाटों और राजपूतों की पलटन ने युद्ध अभियानों के साथ साथ नागालैंड और कश्मीर के कुपवाड़ा जैसे आतंकग्रस्त इलाकों में अपनी छाप छोड़ी, जो सदैव के लिए अमिट हो गई। ऑपरेशन विजय के दौरान मेरी पलटन को एक ऐसा टास्क दिया गया था जो कि इस ऑपरेशन की सफलता के लिए बेहद अहम था, और ये टास्क था तोलोलिंग टॉप पर मौजूद दुश्मन को मार भगाना। दुश्मन लगातार तोलोलिंग टॉप से, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 अल्फा से महज 4 किलोमीटर की दूरी पे था, अपने कारगर आर्टी फायर द्वारा होने वाली आवाजाही को प्रभावित कर रहा था। अब तक तोलोलिंग टॉप पर कब्जा करने की सभी कोशिशें असफल रही थीं। तब मेरी पलटन ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो मानवीय क्षमताओं पर लगी सभी पाबंदियों को झुठला देता है। मेरी पलटन ने 12 जून की रात 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन को उस हड्डियां गला देने वाली कड़ाके की ठंड में निकाल फेंका और देश को तोलोलिंग के रूप में अपनी पहली विजय को उपहार स्वरूप दिया। दो राजरिफ के रणबांकुरों ने अद्भुत शौर्य एवं पराक्रम से अब तक अविजित दुश्मन को पूरी तरह से झकझोर दिया और इस पूरे ऑपरेशन में नई जान फूंकी। इस लड़ाई में मेजर विवेक गुप्ता, सूबेदार भंवरलाल, सूबेदार सुमेर सिंह समेत 7 जवानों ने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और तोलोलिंग टॉप पर भारतीय तिरंगा फिर से फहरा दिया। परंतु ये कहानी ऑपरेशन विजय में मेरी पलटन द्वारा लड़े गए एक ऐसे युद्ध की है जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया है। एक ऐसा युद्ध जो कि तोलोलिंग की लड़ाई से कहीं मुश्किल इलाके में लड़ा गया, जहां पर खड़ी चट्टानें एवं नुकीले पहाड़ मौजूद थे जिन पर चलना लगभग असंभव था। एक ऐसा युद्ध जिसने मेजर आचार्य के उस शौर्य को देखा कि कैसे उनके फौलादी सीने से टकराकर संगीनों की धार मुड़ गई। इस युद्ध ने 22 वर्षीय कैप्टन विजयंत थापर के उस जलाल को देखा जिसने अपने पराक्रम से दुश्मनों को उनके नाम के कसीदे पढ़ने पर विवश कर दिया। इस युद्ध ने देखा कि कैसे एक यूनिट के नागा ऑफिसर ने उन अमानवीय परिस्थितियों में अपने जूते उतार फेंके और द्रास की उन सर्द पहाड़ियों को अपने पैरों तले रौंद डाला। एक ऐसा युद्ध जिसने जयराम और नायब सूबेदार सुनायक जैसे शूरवीरों के उद्भव को देखा जिन्हें हर कोई सलाम कर रहा था। एक ऐसा युद्ध जो 2 राजरिफ के 182 सालों के सर्वदा विजयी सैन्य इतिहास में अमिट छाप छोड़ गया और इस विजय के साथ ही इस बटालियन को एवर विक्टोरियस के तौर पर जाना गया। यह युद्ध था ऑपरेशन विजय के दौरान 28 जून की रात में लड़ा गया 3 पिंपल्स कॉम्प्लेक्स का युद्ध। 13 जून को तोलोलिंग पर जीत के बाद बटालियन मुगलपुरा पहुंची और जरूरी आराम के साथ खुद को पुनः संगठित कर रही थी। तभी बटालियन को 21 जून 1999 को फिर से युद्ध में जाने के आदेश मिले और इस बार उनका लक्ष्य था 3 पिंपल्स पर कब्जा करना। There was hardly any time left because we were told to make it within 4 to 5 days. We had to launch an attack, and attack on those hills required a lot of preparation, in the sense lot of logistics had to be ferried, ammunition had to be ferried, the Russian had to be ferried,
the troops had to be again prepared, and the altitude clothing which was there given to us for Tolling attack was taken back. So we had to collect that. It required a lot of time. And more important than that was the close recce of the objective. इस कठिन लक्ष्य को पाने की योजना बनाई गई, जिसमें एरिया नॉल पर मेजर आचार्य की अगुवाई में अल्फा कंपनी को सामने से और लोन हिल पर मेजर सक्सेना की अगुवाई में डेल्टा कंपनी को दुश्मन के पीछे से जाकर कब्जा करने का टास्क सौंपा गया। ब्रावो कंपनी को पहले चरण में रिजर्व और दूसरे चरण में 3 पिंपल्स पर कब्जा करने का टास्क दिया गया। कंपनी कमांडरों ने अपने अपने लक्ष्यों की जमीनी रैकी की और क्वार्टर मास्टर मेजर BS राठौड़ ने एक बार फिर फायर बेस पर एम्यूनिशन पहुंचाने का कठिन काम पूरा किया। 28 जून की रात को हमले से पहले अल्फा कंपनी ने करणी माता की आरती की, जो कि वर्ष 1912 से हर युद्ध में उनके साथ ले जाई जाती है। तकरीबन रात के 7:30 बजे RT द्वारा बमबारी शुरू की गई और अल्फा कंपनी ने एरिया नॉल की ओर मार्च किया, जिसकी अग्रिम प्लाटून की अगुवाई कैप्टन विजयंत थापर कर रहे थे। तकरीबन 8:30 बजे डेल्टा कंपनी को भी फायर बेस पर बुलाया गया ताकि वह अल्फा कंपनी के पीछे पीछे लोन हिल की ओर बढ़ सके। तभी दुश्मन ने अपने RT फायर द्वारा भारी मात्रा में गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे हमलावर दस्तों में अफरा तफरी मच गई। जाहिर था कि दुश्मन को हमारे हमले का अंदेशा था। हालांकि स्थिति पर काबू पाते हुए डेल्टा कंपनी ने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू किया, जिसकी अग्रिम प्लाटून की कमान कैप्टन कैंगरू से संभाल रहे थे। नॉल की तरफ बढ़ते हुए कैप्टन थापर की प्लाटून अभी आधे रास्ते ही पहुंची थी कि तभी उन पर भारी मात्रा में दुश्मन की गोलाबारी शुरू हो गई। दुश्मन ने अपने हैवी मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर से फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उनकी प्लाटून के कई जवान घायल हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कंपनी कमांडर मेजर आचार्य ने आगे बढ़ने का निश्चय किया और एरिया नॉल के करीब पहुंच गए। दुश्मन की फायरिंग और भी भीषण हो गई थी, लेकिन इसकी परवाह किए बिना उन्होंने नॉल पर मौजूद दुश्मन के बंकरों पर हमला बोल दिया। मेजर आचार्य ने सबसे पहले दुश्मन के LMG बंकर पर हमला बोला और बंकर में मौजूद दुश्मनों को मार गिराया। रात 11 बजे तक अल्फा कंपनी ने दुश्मन के आधे से ज्यादा बंकरों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन टॉप पर बैठा दुश्मन अभी भी अपने HMG से लगातार फायर कर रहा था। मेजर आचार्य के लिए इस बंकर को जीतना बेहद अहम था। वे रेंगते हुए बंकर के करीब पहुंचे और हमला कर दिया। इस वीरोचित कार्रवाई के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन घावों की परवाह किए बिना वो लड़ते रहे और बंकर पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान दुश्मन का एक गोला उनके पास फटा और उन्होंने मां भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। दूसरी ओर डेल्टा कंपनी लोन हिल के बेहद नजदीक पहुंच चुकी थी। कहते हैं आखिरी 25 या 30 मीटर या अप टू 50 मीटर की लड़ाई सबसे मुश्किल लड़ाई है। ये बिल्कुल सच है। लेफ्टिनेंट कैंगरूज है और सूबेदार करण सिंह के प्लाटून को एग्जैक्टली यही टास्क दिया गया था, लोन हिल पे कैप्चर करना। लोन हिल की लड़ाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई थी, जिसके ऊपर चढ़ना बड़ा कठिन था, क्योंकि उसमें तकरीबन 70 डिग्री का स्लोप था। उसको चढ़ने के लिए अपने हथियार थे वो पीछे तरफ लटकाने पड़ते थे, साथ ही साथ हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता था। इसके ऊपर वो पहाड़ी एक ऐसी थी, इसमें छोटे छोटे कंकड़ बहुत थे। जो हम चढ़ाई चढ़ रहे थे, जितना चढ़ रहे थे उससे थोड़ा कदम पीछे ही फिसल रहे थे, जिसके कारण और मुश्किल हो रही थी और वक्त भी ज्यादा लगा। इसको तेजी करने के लिए लेफ्टिनेंट कैंगरूज ने अपने जूते उतारे ताकि उनका ग्रिप अच्छा हो सके, और साथ ही साथ उनको देखते देखते बाकी उनके साथी जैसे कि हवलदार शरवण सिंह सेंगर, जयराम, हनुमान, टाटरा, भिवानी, इन सब लोगों ने अपने जूते उतारे ताकि वो दुश्मन के नजदीक जल्दी से जल्दी पहुंचे। वहां फायर करना बहुत मुश्किल था क्योंकि हथियार उनके पीछे लटके हुए थे, लेकिन जब वो बिल्कुल दुश्मन के नजदीक पहुंच गए, तकरीबन 5 से 10 मीटर दूर, तब दुश्मन को लगा अब इंडियन आर्मी आ गई है और 2 राजरथ खास करके इनके बिल्कुल सर पर चढ़ गई। एज ए लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी चीज जो होती है, दुश्मन ने जिस संगड़ के अंदर छुपे हुए थे, जो कि बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ था, उन्होंने उनको जितना मार दिया। और वो जब पत्थर रोल आउट हुए तो उसके साथ वो आके लेफ्टिनेंट कैंगरूज और उनकी पूरी टीम को लगे, जिसके कारण पूरी की पूरी टीम पहाड़ से तकरीबन 100 मीटर नीचे गिरी। मुझे आज भी याद है, और वो मैं कभी भूल नहीं सकता जब मैंने देखा लोगों को नीचे गिरते हुए।
तकरीबन 8 से 10 लोग 100 मीटर जब नीचे गिरे, ऐसा लगता है कोई कसाई किसी को काटता है, उस तरीके से उनकी बॉडी पर टकरा के नीचे पड़ी। इस पूरी कार्रवाई में लेफ्टिनेंट कैंगरूजे और हवलदार श्रवण सिंह सेंगर शहीद जरूर हुए, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि उनके इस डेयरिंग एक्ट से दुश्मन जो पहाड़ी लोन हिल के ऊपर बैठा हुआ था, उसने उस पोस्ट को छोड़ा। उन्होंने बड़े बड़े रस्से लटकाए, उस रस्सों से वो नीचे स्लेदर करके भागे और नाले से होते हुए दूसरे पोस्ट में चले गए। लोन हिल अगले दिन शाम को फाइनली फिजिकली कैप्चर हुआ, मगर इसका पूरा श्रेय लेफ्टिनेंट कैंगरूजे और उनकी पूरी टीम को जाता है। डेल्टा कंपनी द्वारा इस हमले से दुश्मन बेहद थर्रा उठा था। इसी दौरान कैप्टन थापर अपनी प्लाटून के साथ एरिया नॉल पहुंचे और कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने तुरंत नायब सूबेदार सुनायक सिंह के साथ मिलकर दुश्मन के बचे हुए बंकरों पर कब्जा करने की योजना बनाई। कंपनी कमांडर की शहादत से पूरी कंपनी में प्रतिशोध की भावना थी। कैप्टन थापर ने दुश्मनों को ललकारा और बचे हुए बंकर्स पर राजा रामचंद्र की जयघोष के साथ कूद पड़े। लड़ाई इतनी करीब से हो रही थी, मेरे ख्याल से 20-25 मीटर जो नियरेस्ट मशीन गन थी 20-25 मीटर थी, जो कि एक ग्रेनेड उससे ज्यादा दूर गिरा सकते। गालियां चल रही थी, गोलियां चल रही थी। वो कह रहे थे काफिरों भाग जाओ, तुम क्या लड़ोगे, और ये कह रहे थे कि बीसी वगैरह तुम्हारा तो भागने का भी टाइम चला गया, अब तुम्हारा जनाजा ही यहां से निकले। और उस तरह से खूब इंटेंस फायरिंग हो रही थी। मिडनाइट के बाद, आधी रात के बाद, विजयन ने सोचा कि ये बंकर जो है नजदीक वाला, इसी ने हमारा जो अटैक है इसको रोका हुआ, और उन्होंने कहा कि मुझे इस बंकर को हर हालत में खत्म करना पड़ेगा। और उन्होंने वो स्टेप लिया जो नहीं लेना चाहिए था। जोश में आकर उन्होंने उस बंकर के ऊपर धावा बोल दिया, और 2 कदम भी नहीं लिए थे जब दुश्मन की पीछे वाली मशीन गन ने फायर खोली और गोली उनके लेफ्ट साइड में लग गई और वो हमें छोड़ के चले गए। इस 22 वर्षीय युवा ऑफिसर ने महज 6 महीने की सर्विस में जिस बहादुरी और परिपक्वता से कंपनी का नेतृत्व किया, वो एक मिसाल के तौर पर अमर हो गया। अब कंपनी की कमान नायक सूबेदार सुनायक के कंधों पर थी। दुश्मन अभी भी नॉल के ऊपर मौजूद था और कारगर फायर कर रहा था। परिस्थितियों की गंभीरता को भांपते हुए नायब सूबेदार सुनायक सिंह ने कुछ ऐसा निर्णय लिया जो कि लगभग आत्मघाती था। उन्होंने बटालियन 2IC लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप काला से रेडियो पे संपर्क किया और खुद से 25 मीटर दूर बने बंकरों पर बोफोर्स फायर मांगा। जब उन्हें नीचे आने को कहा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। The first I fired, it went over the hill, and where it got lost, we won't know. So he said कि भाई यहाँ तो कोई फायर नहीं आया, तो we were doubtful about our data. So he carried out certain adjustment and brought the fire little down. We fired another salvo. That happened to hit the top. Then moment he said that we have hit the top. We became very excited and we fired another salvo, which was a burst salvo from the Bofors. When we fired a burst salvo, then what happened is it got scattered, it got dispersed, and some of the shells they landed very close to our troops, which unnerved them. नायब सूबेदार सुनायक ने तुरंत बचे हुए बंकर्स पर धावा बोला और बचे खुचे दुश्मनों को मार गिराया और रात 3 बजे तक एरिया नॉल 2 राजरिफ के कदमों में था। वहीं दूसरी ओर डेल्टा कंपनी कैप्टन कैंगरूजे के वीर गति प्राप्त करने से उबर रही थी और मेजर सक्सेना के नेतृत्व में लोन हिल पर हमला जारी था। हमारी जो है कंपनी आगे अटैक के लिए बढ़ रही थी और उसी दौरान जो है एक एचएमपी का फायर हमारे चेहरे पे लगा, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। और घायल होने के बावजूद भी हम अंधाधुंध फायरिंग करते रहे और करने के बाद कंपनी का जो है कंपनी को कभी फायर पूरा देते रहे।
और देने के बाद में अब मुझे थोड़ा बहुत दिखना कम हो गया था, क्योंकि मेरे चेहरे पे काफ़ी चोट लग चुकी थी। इसी बीच मेजर सक्सेना का रेडियो सेट दुश्मन की गोलीबारी में नष्ट हो गया। कैप्टन कैंगरू सिंह का रेडियो सेट 200 फीट नीचे गिर गया था और कंपनी को आर्टी फायर की सख्त जरूरत थी, जो बिना रेडियो सेट के संभव नहीं था। जब थोड़ा 4-5 मिनट में फायर हल्का हुआ और कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी, तो कोई कम्युनिकेशन का सेट हमारे पास नहीं था। सक्सेना साहब के पास जो सेट था वो भी उनका भी सेट का जो था बंदा, उसको गोली लग गई थी और पीछे रह गया था। और हमारे पास भी जो लेफ्टिनेंट भवानी सिंह थे वो नाले में चले गए थे। तो सक्सेना साहब ने 2 बार कहा सेट लेके आओ, सेट लेके आओ, और एकदम बिल्कुल काफ़ी लोग घायल थे। तो मैंने कहा उनको, सर मेरी LMG पकड़ो और मैं जाता हूँ। और मैं LMG उनको दे के वहाँ पर और नीचे मैं सेट लेने के लिए गया। जैसे मैं गया तो उस समय मैंने देखा कि जो कैंगरू सिंह साहब थे वो काफ़ी, उनका बॉडी उस समय छत विकसित थी। और उसके बाद हवलदार सरवण सिंह सेंगर थे, दोनों नज़दीकी थे, उनकी भी काफ़ी वहाँ बॉडी छत विकसित हो चुकी थी उस समय तक। और नीचे गया तो वहाँ भवानी सिंह पड़े थे, जिनके काफ़ी चोट लग गई थी, वो भी करा रहे थे बिल्कुल बेहोशी के हालत में। उनको भी थोड़ा जो पहाड़ी का जो कटान है वहाँ किया, और उनके नीचे सेट पड़ा था, उसके डस्ट बिल्कुल टूट के वो नीचे चला गया। वो सेट लेके मैं ऊपर आया, तब तक काफ़ी मेरे भी पैर में दर्द था, दर्द होना शुरू हो गया था, ब्लडिंग काफ़ी हो गई थी। राइफलमैन विक्रम वो मेरी मदद के लिए थोड़े आए। ऊपर से मैंने जब आवाज़ लगाई कि कोई मदद करो, तो वो आए और हम फिर वहाँ ले जाके हमारे जो कंपनी कमांडर साहब थे, मेजर मोहित सक्सेना साहब, उनको सेट दिया। और उसके बाद में उन्होंने तुरंत CO साहब से कम्युनिकेशन किया कि सर हम यहाँ पर लोन हिल पर पहुँच चुके हैं, तकरीबन यहाँ कैप्चर कर लिया इसको। अंत में ब्रावो कंपनी ने मेजर संदीप बजाज के नेतृत्व में 3 पिंपल्स पर हमला बोला और दिन में हुए इस भीषण हमले से दुश्मन के पैर उखड़ गए और सुबह 10 बजे तक 3 पिंपल्स की चोटी पर फिर से भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। द्वितीय राजपूताना राइफल्स ने पुनः अपनी आदर्श वीर भोग्या वसुंधरा वाक्य को चरितार्थ करते हुए पूरे देश को यह साबित कर दिया कि असंभव जैसा शब्द 2 राजरिफ के शब्दकोश में नहीं है। बटालियन ने इन विषम परिस्थितियों में भी जिस जज्बे, वीरता एवं दृढ़ निश्चय का परिचय इस कारगिल युद्ध के दौरान दिया, उसकी गाथा सदा के लिए अमर हो गई। और इसी के साथ अमर हो गया वीर जाटों और दृढ़ राजपूतों की इस पलटन का शौर्य, जिसने इसे अजेय बना दिया। न केवल पूरा देश बल्कि दुश्मन भी इन रणबांकुरों की वीरता के गुण गा रहा था। ऐ शहीदों मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में हैं। इसी के चलते सभी औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल VP मलिक ने 2 राजरिफ को त्वरित प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया और 2 राजरिफ भारतीय सैन्य इतिहास में ऐसा करने वाली पहली पलटन बनी। ये सच है कि इस कारगिल युद्ध ने देश को ऐसे वीर दिए जिनके हौसले फौलाद से भी मजबूत थे, ऐसे वीर जिन्होंने अपने रक्त से शौर्य एवं बलिदान की नई परिभाषा लिख दी, जिसकी गाथा युगों युगांतर तक गाई जाती रहेगी। परंतु हर जीत की एक कीमत चुकानी पड़ती है और यह कीमत अदा होती है अपने बलिदान से। इसमें छुपी होती हैं कुछ माओं की सिसकियां, कुछ वीरांगनाओं का सूना दामन, कुछ बच्चों के अविराम आंसू और अपने साथी के कभी न लौट पाने का गम। इस सदैव विजयी पलटन ने भी इस कीमत को चुकाते हुए पूरे युद्ध में 4 अधिकारी, 2 JCOs और 17 अन्य रैंक को मातृभूमि के लिए समर्पित किया। मैं एक फौजी पिता होने की वजह से मुझे बड़ा एक तरह से खुशी भी है कि एक तो उनको गोली ऐसे लगी कि उनको पता भी नहीं लगा होगा कि कब गोली लगी। एक क्षण पहले वो जिंदा थे और दूसरे क्षण में वो जिंदा नहीं थे। लड़ाई के बाद जो जिंदा वापस आए वो अपनी कहानी खुद बता सकते थे, लेकिन जो जिंदा वापस नहीं आए उनकी कहानी उनके जो पीछे रह गए, जिन्होंने लड़ाई में भाग लिया, उन्होंने बताया और वो ही उसका सामान लेकर भी हमारे पास आया। उसका बॉक्स आया, उसमें बहुत सी चीजें आई। एक तो उसका एक छोटा सा पर्स था, पर्स के अंदर
300 रुपए निकले उसके अंदर, उसमें 300 रुपए। और दूसरा, उस जैसे हम जानते हैं इमरजेंसी राशन मिलता है, उसकी पॉकेट में से छोटे छोटे 3-4 शक्करपारे निकले। तो हमने खोल के उसकी वो यूनिफॉर्म में से निकाले, फिर हम सब ने एक एक टुकड़ा वो खाया। जब एक फौजी बॉर्डर पर होता है तो उसको हमेशा ये रहता है कि अरे नहीं, मेरी फैमिली क्या है, मेरी फैमिली को तो मेरा देश भी मेरे पीछे खड़ा है। लेकिन जब उसको गोली लगती है तो गोली तो उसके सिर में लगी, लेकिन उसके साथ ही आप सोच सकते हैं कि वो गोली एक माँ को हजारों किलोमीटर दूर जाकर उसके दिल में लगती है। विजयंत एक सोल्जर नहीं थे। मेरे नजरिए से विजयंत एक सेंट सोल्जर थे। After his sacrifice, the unit is still being with us, and I'm proud to be part of Ever Victorious family. I'm proud of my husband who sacrificed his life for the country. While I'm extremely proud of the feat my father achieved in the Kargil war and in the operations before that, I'm equally proud of what the unit has done as a whole. और लेटर में लिखा हुआ कि मैं वापस आऊं या नहीं आऊं, लेटर तो आपको वापस मिलेगा और घर पर सबका ध्यान रखना, लड़ाई शुरू हो गई है। भंवरलाल साहब ने मेरे को बोला कि मेरी पेट पोती तू लेके जाएगा। जैसे जैसे मेरा गांव नजदीक आया वैसे वैसे मैं गाड़ी वाला को बोल रहा कि धीरे चल। शिकरमा आने के बाद मैं बोला और धीरे चल। बोला क्योंकि हम यहाँ पर सुबह 6 बजे पहुँचने वाले थे। मेरे दिल में यही रहा कि आप भगवान के घर जाएंगे कैसे। हमारे बच्चों को मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे इतना संघर्ष करा, इतने बुल्लत दिखाई, इतने हथगोले बजाए, 60-70 आदमी को मार के गिरा। बहुत गर्व है, इसके लिए हम तुलना नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। वो सही तो 28 जून को हुए थे और यहाँ पे जयसिंहपुरा के अंदर 3 जुलाई को आए थे। हम देख के उनको घबराए नहीं में कि हम भी बहादुर बनेंगे। मकान बना, मकान बना, अदम में छोड़ के गई थी। बहादुरी के चर्चे सुनते हैं तो हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है, और हम जब भी उस चीज़ को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि देश के लिए अगर कुछ किया गया है तो वो आर्मी में रहते हुए जो किया जा सकता है। मुझे अपने हस्बैंड पे फ़ख्र है, अपनी दोनों बच्चों पे फ़ख्र। एक्सपीरियंस उनको लेके चलती रही, बढ़ती रही और आज अपने मुकाम पर पहुंच गई हूँ। तो बच्चे को तो इन दोनों को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा क्या नहीं, बस उधर से उधर दौड़ते रहते थे, बार बार पूछते थे कि क्या हो रहा क्या हो रहा। तब इनको मतलब दाह संस्कार के लिए लेकर गए, तब पता चला इन्हें कि हाँ ऐसा हो गया। तब इन्होंने पूछा मम्मी मेरे पापा जी को ऐसे अगली देती, ऐसे क्या हो गया। इन्हें फिर कुछ नहीं पता। बॉक्स देखा, बॉक्स आया, उसमें जब कवर निकला तो उसमें हमने देखा हमारे फादर की डेड बॉडी उसमें क्रीम से लगी हुई ताकि वो डिकम्पोज ना हो। पहली बार हमने तब महसूस किया कि हम अपने लांस नायक बच्चन सिंह जो हमारे पिता हैं उनको खो चुके हैं। तब से ही मेरे दिमाग में और दिल में ये बात बिल्कुल साफ थी कि मैं एक दिन अपने माता और पिता का सपना पूरा करूंगा, फौज में अफसर बनूंगा और अफसर बनकर 2 राजरफ में ही कमीशन लूँगा। सुनो, शायद मैं लौट के नहीं आऊंगा, और अगर आया भी तो केसरी रंग का कफन साथ लाऊंगा। पर देखो, तुम रोना मत, और मेरे ऊपर जो गर्व है तुम्हें उसको खोना मत। और सुनो, माँ से कहना कि अब वो दरवाजे पर खड़े होकर मेरा इंतजार ना करे, और माँ होकर मुझे माँ भारती पर शहीद होने से इनकार ना करे। कारगिल हमारे वीर प्रहरियों के रक्त से सनी वह पावन भूमि है जो आज एक तीर्थ बन गई है। आज भी उसकी पहाड़ियों में, उन हवाओं में और उसकी कुर्बत में इन वीरों की जय घोष गूंज रही है। है मेरे देश मेरी आंख का तारा है तो
है मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तो। खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, है मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तो। मैंने मांगी ही नहीं कोई खुशी तेरे सिवा, मैंने देखा ही नहीं ख्वाब कोई तेरे सिवा। यूं तो कितने ही उजालों ने पुकारा मुझको, मेरे दिल में कोई शम्मा न जली तेरे सिवा। तू ही धारा है मेरी मेरा किनारा है तो, है मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तू। है मेरे देश मेरी आंख का तारा है तू, है मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तू। खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, है मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तू। है मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तो। खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, है मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तो। खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, है मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तो।